मोदी के सामने पहली बार कोई ऐसा गठबंधन खड़ा हुआ है जिसको लेकर के मोदी सरकार को उनके तमाम नेताओं को न केवल डर लग रहा है, बल्कि दूसरी तरफ तमाम लोगों ने अब चर्चा करनी शुरू कर दी है, सवाल उठाने शुरू कर दिए और बताना, भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है कि इंडिया एनडीए को हरा सकता है। ये इस एनडीए को हरा सकता है। और योगेंद्र यादव ने कुछ एक अपनी थ्योरी बताई है, गणित बताया है कि कहां पर, किन सीटों पर किस तरह से जो है वो इंडिया एनडीए को हरा सकता है, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर के इंडिया एनडीए को हरा सकता है। ये तमाम तरह की बातें जो है वो योगेंद्र यादव ने बताई है। और देखिए, हम जो है वो तमाम तरह की बातें, राजनीतिक बयानबाजी, इधर उधर से जो चीजें हैं उस पर तो लगातार चर्चा करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई वोट कहां से आएंगे, सीट कहां से आएंगी, 272 का जो आंकड़ा है वो कहां से आएगा, यह समझना बहुत जरूरी है। योगेंद्र यादव ने कुछ एक चीजें बताई हैं और ये जो है वो पूरा गणित है इनका, और पूरा गणित में एक एक करके आपके सामने रखूंगा और आप सुनते चले जाइएगा, देखते चले जाइएगा कि किस तरह से योगेंद्र यादव ने बताया कि 350 सीट पर क्या है, 250 पर क्या है, 193 पर क्या है, 175 पर क्या है। ये सब कुछ जो है मैं आपके सामने रखूंगा और एक एक करके डिटेल में पर दर पर जो है योगेंद्र यादव ने जो बात कही है 7-8 पन्ने के अंदर वो मैं आपको समझाऊंगा। एक चीज को पहले आप समझ लीजिए, आज का जो माहौल है उसके लिए केवल एक लाइन बता रहा हूं, उसके बाद सीधा गणित पर बात करेंगे। 19 साल पहले यूपीए बना था, 19 साल पहले, और नरेंद्र मोदी के सामने आज ये इंडिया बना है। 2014 में कोई नहीं कह सकता था कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। 2019 में भी लोग नहीं कह पा रहे थे, सपा बसपा के गठबंधन के बाद कहा, लेकिन फिर वो पुलवामा के बाद में माहौल बदल गया। लेकिन अब जो है, जब से ये इंडिया बना है, एक नई एनर्जी सी दिखाई दे रही है और लोग जो है इसमें, विपक्ष के लोग वो बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग बेचैन हैं, इधर उधर की तमाम तरह की उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं, और जो राजनीतिक जानकार लोग हैं या जो तमाम तरह के जो है वो गणित को सामने रखते हैं, चुनाव का जोड़ तोड़ जो है वो बताते हैं, वो लोग बताते रहते हैं। और परसों जो है मैंने आपको बताया संजय सिंह का, किस तरह से जो है वो बता रहे थे कि सीडीएस में का सर्वे जो लेकर के आते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो अगर 3% का, 5% का अगर स्विंग होता है तो फिर चीजें घूम सकती है। अब यहां पर योगेंद्र यादव ने क्या कहा जरा वो देख लीजिए। योगेंद्र यादव की बड़ी बात जो लेकर के आए हैं, ये इन्होंने एक पूरा जो है इंटरव्यू दिया यूपी तक को, उसमें क्या बातें कही है, न्यूज तक को, उसमें क्या बातें कही वो सुनिए। योगेंद्र यादव कह रहे हैं, इनकी जो थ्योरी है जिसमें ये बता रहे हैं कि साहब बीजेपी की जो मेन फाइट है, 350 सीटें जहां पर 350 सीट है, वहां पर बीजेपी की मेन फाइट है, और उनमें से 350 में से 250 सीट जीतना सबसे बड़ा टारगेट है। बीजेपी 350 सीटों पर मजबूत है और इन 350 में से 250 सीट तो कम से कम उसको जीतनी पड़ेगी अगर वो 2024 में सत्ता में आना चाहती है। लेकिन सरकार रिपीट करने के लिए बीजेपी को हिंदी पट्टी के अंदर 200 में से 175 सीट वो निकालनी बहुत जरूरी है, और 193 सीट जो है वो बीजेपी के लिए सबसे कमजोर है। तो योगेंद्र यादव की जो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, ये इन्होंने जो पूरा गणित जो सामने रखा है, इसमें 3 सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो वो यही कह रहे हैं कि 350 सीट पर बीजेपी जो है वो मेन फाइट में है और वहां पर उसको 250 सीट तो जीतनी ही जीतनी पड़ेगी सत्ता में आना है तो। और दूसरा, सत्ता में आने का उसका रास्ता यही है कि हिंदी पट्टी में 200 में से 175 सीट, 200 सीट कौन कौन सी हैं, जिसमें यूपी, बिहार, और जिसमें जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये फिर उत्तराखंड, हरियाणा, और ये सब मिलाकर के 200 सीट होती है। यहां पर आपको 175 तो लानी पड़ेगी, बहुत मुश्किल टास्क है ये। 200 में से 175 मतलब कि हर जगह क्लीन स्वीप। अब वो स्थिति है क्या कि हर जगह क्लीन स्वीप हो सकता है, आप खुद बताइए। और 193 सीट, कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे केरल है, तमिलनाडु है, वहां पर बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ है, बीजेपी ना 3 में है ना 13 में है, वो चीज बता रहे हैं। अब सुनिए इनकी कैटेगरी एक जो है वो बात कह रहे हैं। ये पहली बात जो है ये बता रहे हैं कि ये 200 सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी गेम में ही नहीं है, बीजेपी का कहीं पर कोई नाम लेवा ही नहीं है, ना 3 में है ना 13 में है। यहां पर बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की जरूरत नहीं है, बल्कि अकेले जो पार्टियां जहां पर हैं वो बीजेपी को निस्ते नाबूद कर सकती हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर सकती हैं।
अब इसमें कौन कौन सी सीटें हैं, कौन कौन सा राज्य है, सुनिए। केरल के अंदर यहां पर बीजेपी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक सीट जीत पाने के कंडीशन में बीजेपी है नहीं, ना एक सीट बीजेपी के पास में है। पंजाब के अंदर जो है, पंजाब में तो अब कांग्रेस से सारे उधार लिए हुए नेता, कैप्टन जो है वो अमरिंदर सिंह हो, अब सुनील जाखड़ जिनको अध्यक्ष बनाया है, सारे उधार के नेता है, अपना कुछ नहीं इनके पास में। अकाली दल के साथ में बहुत पुराना गठबंधन था, वो टूट गया, अब वो भी वापसी आ जाएगा, तो फिर उसके सामने बहुत बड़ा गठबंधन बन रहा है। जो अभी सरकार में है आम आदमी पार्टी, और इससे पहले जो सरकार में रही कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वहां पर गठबंधन बन गया, तब फिर क्या होगा, तो वो चीज आप देख लीजिए। उसके साथ में तमिलनाडु, तमिलनाडु में तो हालत यह है कि साहब जब तमिलनाडु की तरफ मुंह करके ऐलान करते हैं कि कल मैं तमिलनाडु आ रहा हूं, तो ट्विटर पर हैशटैग, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लग जाता है, मोदी गो बैक। तो जबरदस्त गुस्सा है, और तमिलनाडु में वैसे भी जो है बात नहीं बन रही है, हिंदी को लेकर के जो अमित शाह ने जो स्टैंड सामने रखा, उससे काफी नाराजगी है। तेलंगाना के अंदर तो फिर क्या ही बात करें, क्योंकि तेलंगाना में तो सीधा तौर पर जो है बीआरएस और कांग्रेस की लड़ाई है, बीजेपी का कहीं खाता नहीं है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर के ये 200 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कहीं नहीं है, बीजेपी कहीं नहीं है। और इन 200 सीटों में से बीजेपी जो है वो अब की बार टारगेट लेकर के चल रही कि हम 50 सीटें ले जाएंगे, लेकिन 50 तो छोड़िए, बीजेपी ना यहां पर 15 लेने की कंडीशन में दिख रही है, और ना यहां पर 5 सीटें जो है वो बीजेपी ले जाएगी। ध्यान से देख लीजिए, इन 5 राज्यों के अंदर जो है केरल, तमिलनाडु और पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनमें से अगर बीजेपी 5 और 15 के बीच में रह जाए तो बहुत बड़ी बात मान करके चलना, वरना बीजेपी 0 पर भी रह सकती है, या 5, 4, 3, 4, 5, 7 सीटों के आसपास भी रह सकती है, 10 से कम जो है वो रह सकती है। अब 200 में से सीधे तौर पर, अब 200 में से यहां पर जो विपक्ष है आज मौजूदा इंडिया, वो यहां पर जो है वो अगर 200 में से यहां पर जो है वो 110 सीटें, 150, 20 सीटें, 30 सीटें जो है वो ले आता है, बाकी की जो सीटें हैं वो मान लीजिए कि जो ऐसे गठबंधन में चली जाती, जो दोनों की तरफ नहीं, गुट निरपेक्ष है, तो उनका बाद में पता चलेगा। तो पहली कैटेगरी हो गई। अब इसके बाद दूसरी कैटेगरी कह रहे हैं कि ऐसी कैटेगरी है जहां पर बीजेपी का मुकाबला सिर्फ सीधे एक पार्टी से है, और बीजेपी से ज्यादा दूसरी पार्टी की जीत के चांस हैं। ये दूसरी कैटेगरी है, और इसमें कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी के साथ सीधा मुकाबला, और ममता बनर्जी वहां पर 21 है और बीजेपी 19 है, इस बात को कोई भी कह देगा। उड़ीसा के अंदर जो है वो बीजेडी और बीजेपी में जो है वो कंपटीशन है। ये बात अलग है कि बीजेडी आज के दौर में जो है वो अभी उसके साथ में गई नहीं है, लेकिन लगता है कि हाँ उसके साथ जा सकती है। तो ये एक राज्य जो है वो उड़ीसा, ये अभी जो है वो दोनों तरफ से ओपन है, ये किस तरफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ जो है वो उसमें बीजेपी का कोई जो है वो रोल नहीं है, वो माफ कीजिए तीसरी पार्टी का कोई रोल नहीं है, वहां पर कांग्रेस और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है। तो ये जो है वो दूसरी कैटेगरी है जहां पर बीजेपी की सीधा मुकाबला है, दो ही पार्टियों का मुकाबला है। अब तीसरी कैटेगरी सुनिए इनकी। तीसरी कैटेगरी जो है ये बता रहे हैं कि इन सीटों में कांग्रेस की बीजेपी के साथ में सीधी टक्कर है। कांग्रेस अगर अपना घर ठीक कर ले, आंतरिक कलह ठीक कर ले, अपने नेताओं के चूड़ी टाइट कर दे, उनको ठीक करके रखे, तो बीजेपी को यहां पर पटखनी दी जा सकती है। अपनी गुटबाजी को, अपनी जो है वो खेमेबाजी को, उनको खत्म करना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन से स्टेट है वो आप देख लीजिए। इसमें जो है वो मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, और हिमाचल के साथ उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, और मुझे लगता है कि इसमें जो है वो हरियाणा को भी रखा जाना चाहिए था। खैर इन्होंने हरियाणा को नहीं रखा है, लेकिन हरियाणा में भी अभी कांग्रेस और जो है वो बीजेपी का ही सीधा मुकाबला है। तीसरा जो है वो आम आदमी पार्टी का, मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए कोई मुकाबला रहेगा, लेकिन खैर इन्होंने नहीं रखा है। तो इन्होंने 5 स्टेट जो है तीसरी कैटेगरी के अंदर बताए, इसमें कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी का मामला है। ये सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। अगर यहां पर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को ठीक कर लिया, तो कांग्रेस यहां पर बीजेपी को पटकनी दे सकती है, और अगर ठीक नहीं किया तो फिर उसके बाद में जो है वो आप देखते रहिए, सुपड़ा साफ जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही अब की बार हो जाएगा। गुजरात में सुपड़ा साफ था, राजस्थान में सुपड़ा साफ था, एमपी में एक सीट थी, हिमाचल में सुपड़ा साफ था, तो वैसे ही अब की बार हो जाएगा। तो ये कांग्रेस को अपना देखना पड़ेगा। कांग्रेस को अगर 2024 के चुनाव में अपने आप को जो है दमखम दिखाना है, तो ये स्टेट ऐसे जहां पर चूड़ी टाइट करनी पड़ेगी, कैसे भी करके अपने ही घर को ठीक करना है, दूसरे को नहीं, पहले अपने को ठीक करना है।
और अपने को ठीक कर लिया तो फिर बात पूरी बनी बनाई है। यहां पर गुजरात एक ऐसा स्टेट है इसमें जिसमें जो है कांग्रेस अगर ठीक भी कर ले तो भी बहुत ज्यादा चांस नहीं दिखते हैं। ये देखिए फेयर बात की जानी चाहिए, साफ साफ बात की जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो इसमें लाग लपेट के साथ बात की जाए। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसमें कांग्रेस के लिए जो है वो अपना घर ठीक भी कर लेगी कांग्रेस, तब भी कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की पार्टी गुजरात के अंदर वो एक ऐसी कंडीशन में है कि वहां पर जो है वो कहीं पर लीडरशिप नजर नहीं आती है। मैंने विधानसभा चुनाव के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, तो दिल्ली से तो जो है वो कांग्रेस लड़ती हुई नजर आती है कि हाँ लड़ रही है कांग्रेस। वहां पर जो है प्रियंका गांधी जाती हैं तो लड़ती हुई दिखती है, जहां पर जो है वो राहुल गांधी जाते हैं तो लड़ते हुए दिखाई देते हैं। बाकी गुजरात की लीडरशिप जो है वो अगर आप बात करेंगे तो गुजरात की लीडरशिप ऐसा लगता है कि, और बहुत सारे नेता तो ऑफ द रिकॉर्ड कह देते हैं कि यहाँ के जो नेता है वो बीजेपी से सारे मिले हुए हैं, तो सारी बातें होती है। तीसरा, आम आदमी पार्टी ने वहां पर जो है घुस करके गेम जो है वो कांग्रेस का पूरा और बिगाड़ दिया है। तो गुजरात एक ऐसा राज्य इसमें टाइट करने के बाद में भी बीजेपी बहुत कुछ जो है वो छोड़ेगी नहीं, फिर भी बीजेपी यहां पर लेकर के चली जाएगी और कांग्रेस पार्टी जो है उसके हाथ बहुत कुछ नहीं लगेगा। लेकिन हाँ ये है कि एक सम्मानजनक जो है वो आंकड़े निकाले जा सकते हैं, सम्मानजनक सीट गुजरात में भी निकाली फिर भी जा सकती है अगर पूरी गुजरात, दिल्ली और जो है वो गुजरात, अगर दोनों कांग्रेस की टीम एक साथ होकर के लड़े तब जा करके। वरना आप देखिए कि मध्य प्रदेश में आप विधानसभा चुनाव जीत लीजिए, उसके बाद जो अपनी गुटबाजी को ठीक कर लीजिए और एक पूरा जो है वो जमीन पर काम करिए और नीचे तक काम करिए, तो बहुत कुछ जो है वो मध्य प्रदेश में निकल सकता है। हिमाचल में तो अब सरकार ही है, तो हिमाचल में तो और ज्यादा संभावनाएं हैं और हो सकता है कि अब की बार कांग्रेस क्लीन स्वीप कर दे अगर ठीक से उधर खेला जाए तो। उत्तराखंड में भी इसी तरह से है क्योंकि यहां पर दोनों जगह पर अग्निवीर का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर जो है वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो डुगडुगी है वो शांत तो कर दी गई है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं और ये पूरा टीम वर्क जो है वो बरकरार रहता है तो राजस्थान में भी बहुत अच्छी स्थिति के अंदर जो है वो कांग्रेस आ सकती है। क्योंकि वहां से अब जो है भारत यात्रा जो मैंने आपको रूट बताया है वो भी राहुल गांधी की निकलेगी। 10 लोकसभा सीट पर तो यात्रा ही होनी है, तो 10 सीट तो आपकी वो मान करके चलिए, आप उन सीटों को लेकर के आइए और 10 सीट के साथ साथ जो है वो आप थोड़ा सा दायरा को और बढ़ाइए, तो कम से कम 15 सीटें के आसपास जो है वो बीजेपी को यहां पर जो है रोका जा सकता है और 15 सीटें अपनी झोली में डाली जा सकती है 25 में से। लेकिन ये होगा तब जब आप अपने नेताओं को ठीक करेंगे। तो कैटेगरी नंबर 3 रही। अब कैटेगरी नंबर 4 पर बात करिए। कैटेगरी नंबर 4 ये है, ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर लोकल गठबंधन पहले से ही मौजूद है। अब आपको अलायंस को मजबूत करना है और उसका प्रदर्शन जो है वो टाइट रखना है आपको। ये कौन कौन से स्टेट हैं? ये स्टेट है महाराष्ट्र, जहां पर पहले से ही अभी जो है वो शिवसेना का, इंडिया बनने से पहले ही शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार का पहले से ही गठबंधन है, लेकिन वो बात अलग रही कि वहां पर शिवसेना को तोड़ दिया गया और शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया गया। अब वो दोनों जो है वो जख्मी शेर की तरह से जो है व्यवहार करेंगे, जख्मी शेर की तरह से पलटवार करेंगे और सहानुभूति के वोट जो है वो शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को कितने मिलेंगे, ये भी एक अपने आप में बड़ी दिलचस्प स्टोरी रहेगी। उसके साथ साथ जो है झारखंड के अंदर जो है पहले से अलायंस है, हेमंत सोरेन और कांग्रेस का पहले से अलायंस है, तो वहां पर जो है वो किस तरह से अब झारखंड में वो दोनों पार्टियां मिल करके लोकसभा चुनाव के अंदर कितना लेकर के आ सकती हैं, अपने आप को और कितना मजबूत कर सकती हैं। बिहार बहुत बड़ा जो है वो गठबंधन है और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस तीनों मिलकर के सरकार में है और नीतीश और लालू और कांग्रेस तीनों के तीनों जो है वो पार्टियां दमखम के साथ में वहां पर जो है वो अपना कैडर भी है। कांग्रेस का भले ही तीसरे नंबर पर आप कहिए, लेकिन है कैडर, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और आरजेडी को जहां पर एक भी सीट नहीं मिली थी तो वहां पर एक सीट जो है वो कांग्रेस तब भी निकालने में कामयाब रही थी 2019 के अंदर भी। तो खैर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू तीनों को अपना प्रदर्शन जो है वहां पर टाइट करना पड़ेगा, ये एक बात है। और असम के अंदर जो है, असम के अंदर कांग्रेस में मुझे लगता है कि वो अकेले ही, क्योंकि यूडीएफ के साथ में जो बातें हो रही थी वो बन नहीं पा रही है और कांग्रेस वहां पर पहले के अलायंस को जो छोटी पार्टियों के साथ में है, बाकियों के साथ में, उनको लेकर के अपना आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो ये मेरा यहाँ पर अनुमान है, ये जो योगेंद्र ने कहा है उसके साथ साथ जो मैं कुछ समझ पा रहा हूं, दोनों चीजें मिला करके बता रहा हूं। कैटेगरी नंबर 5 को आप देखिए। कैटेगरी नंबर 5 कह रहे हैं कि यहां पर इंडिया की सबसे बड़ी परीक्षा है कि इंडिया कितना कामयाब है। ये सबसे बड़ा परीक्षा है, वो ट्रांसफर कराना सबसे कठिन काम है। अब ये 2 स्टेट हैं, पहला स्टेट जो है वो यूपी है, दूसरा स्टेट जो है वो दिल्ली है। यूपी इसलिए आज से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव भी हैं, यहां पर कांग्रेस पार्टी भी है
और यहां पर जो है वो आम आदमी पार्टी भी कुछ कोशिश करेगी कि एनसीआर के अंदर हमें भी 1-2 सीट मिल जाए, 5 सीट मिल जाए, कितनी सीट मिल जाए पता नहीं कितने पर वो दावा करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो आरएलडी भी है, जयंत चौधरी की पार्टी भी है। तो और बाकी जो है वो 1-2 सीटें हो सकता है कि कुछ और क्षेत्रीय पार्टियों को वो अपने साथ लाया जाए या कुछ चुनाव तक टूट जाए। लेकिन सवाल यही है कि आरएलडी हो चाहे ये अखिलेश यादव की पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने खाते में कैसे लेकर के आएंगे, अपने खाते में कितने लोगों को लाएंगे, यह है सबसे बड़ा सवाल। और जहां पर अपना कैंडिडेट नहीं होगा वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से कैसे जो है वो वोट उस कैंडिडेट को, जो अब आपका कैंडिडेट नहीं है लेकिन विपक्ष में जो आपका गठबंधन है उसका कैंडिडेट है, तो उसको वोट ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। क्योंकि मायावती जी का और अखिलेश का जब गठबंधन हुआ था तब भी यही खेल रहा था कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, और वोट ट्रांसफर नहीं हुआ इसीलिए समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी होने के बाद में भी नुकसान में रही और जो है बीएसपी को जबरदस्त फायदा हो गया। लेकिन अब इसमें यह भी है कि क्या यूपी में जो है वो मायावती की चुनाव से पहले या किस तरह से जो है वो क्या भेंजे की एंट्री हो सकती है, या उन्होंने जो है वो अपना रास्ता चुन लिया है और वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, विपक्ष ने भी सोच लिया है, अब विपक्ष उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। ये एक अलग से जो है थ्योरी भी यूपी में बाकी है। तो यूपी में सबसे बड़ी चुनौती है कैसे जो है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वोट के लिए कहेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, कितना आरएलडी का कार्यकर्ता जो है कांग्रेस को वोट करेगा, ये सारे सवाल हैं। और कितने जो है वो फिर यहां पर आपस में जो है वो गणित बैठ पाएगा इनका सबका। सबसे बड़ा जो है वो 80 सीटें यहीं पर है। अब दिल्ली के अंदर आ जाइए, दिल्ली में भी ऐसी खिचड़ी है। दिल्ली में कांग्रेस जो है वो पूरी जली हुई है अंदर से, और केजरीवाल जो है वो दूसरी तरफ अपने आप को जो है वो दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भी करके यहां पर जो है वो एमपी हमने लेकर के आने हैं, क्योंकि एमपी में हमारा शून्य है, एमपी में खाता नहीं खुला है, एमपी में खाता खोलना है। यहां पर कभी जो है थ्योरी निकल करके आती है 5-2 की, यहां पर कभी थ्योरी निकल करके आती है 4-3 की। 7 सीटें हैं, 7 सीटों में से कभी जो है ये पता चलता है कि कांग्रेस कह रही कि हम 5 सीटें पर आप लड़ेंगे, 2 पर तुम लड़ोगे। कभी आम आदमी पार्टी कहती है 5 पर हम लड़ेंगे, 2 पर तुम लड़ोगे। कभी 4-3 की बात होती है। तो क्या होता है क्या नहीं होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना आम आदमी पार्टी को वोट ट्रांसफर करवा पाएगा और कितना आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस को वोट ट्रांसफर करा पाएगा। क्या यहां पर जो है वो सपा बसपा का जैसे गठबंधन हुआ था वैसे ही खेल खराब हो जाएगा, ये भी अपने आप में सवाल है। हाँ, लेकिन ये जरूर था कि पिछली बार की अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो यहां पर दिल्ली के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी और ज्यादातर सीटों के ऊपर कांग्रेस दूसरे पर और बीजेपी पहले नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर पर है विधानसभा के अंदर, शून्य पर है, लेकिन लोकसभा में स्थिति अलग थी। तो ये 5 थ्योरी जो है वो योगेंद्र यादव ने यहां पर दी है। और अब कितना जो है योगेंद्र यादव का गणित आपको ठीक लग रहा है और कितना जो है वो लग रहा है कि योगेंद्र यादव जो है वो किसी गणित को जो है वो कस नहीं पाए हैं, या अभी भी इनका गणित जो है वो ढीला है, इसको जो है और टाइट करने की आवश्यकता है, या आपको लग रहा है कि नहीं पूरा निचोड़ करके बताया है, वाकई में ही जो है ये कैटेगरी, ये चीजें जो है वो दमखम दिखा सकती है। और यहां पर साफ तौर पर जो है वो योगेंद्र यादव हो चाहे संजय सिंह हो, ये तमाम लोग जो है वो बता रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अब लोग जो है वो बात करने लगे हैं और लोग बोलने लगे हैं, लोग कहने लगे हैं कि हाँ मोदी को हराया जा सकता है। वरना एक समय ऐसा था कि मोदी को हराने के बारे में कोई बोल करके अपना कैरियर खराब नहीं करना चाहता था, कि हमने जो है वो घोषणा की थी, योगेंद्र यादव ने मान लीजिए कोई घोषणा की और मोदी को जो है वो नहीं हराया गया, तो लिहाजा उनका कैरियर खराब हो गया कि आपने तो कहा था कि इतनी सीट आ जाएंगी या हार सकते हैं, लेकिन देखिए यहां पर तो कहीं पर कुछ नहीं है। लेकिन 6 महीने पहले, चुनाव से ठीक 6 महीने पहले जो है ये चीजें चल रही हैं, तो बहुत ज्यादा जो है इसका मतलब आप मान करके चलिए कि जमीन पर असर है। और अब लोगों को जो है वो एनर्जी मिल रही है कि लोग अब लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडिया जीतेगा, एनडीए जो है वो फंस गई है। आप क्या सोचते हैं 2024 के मुकाबले? और लगातार मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर अपडेट 2024 के लिहाज, चुनाव के लिहाज से रोजाना की जो खबरें होती हैं उसके अलावा 2024 के लिहाज से जो भी बड़ी तस्वीर निकल करके आती है तो आप तक जरूर पहुंचाता रहूं। आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आप क्या सोचते हैं, इंडिया जीत रहा है या एनडीए जीत रहा है? आपका मत किस तरफ है, आपका वोट किसकी तरफ है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए ताकि और लोग भी पढ़ें और लोग भी राय बनाएं।
और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।